और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडियन इको के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसमें 30 में 40 क्यों? इंडियन इको थोड़ी सी वास्ट है, कुछ भी आ जाता है। फिर भी पूरा दिमाग लगाने के बाद, पूरा दिल लगाने के बाद मैंने ये आपके लिए पीपीटी बनाई जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही नहीं बताए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे बनेगा और आपको आंसर क्या लिखना है। मैं सिर्फ इस क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अनाउंस करके वीडियो क्लोज नहीं कर दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या लिखा जाएगा। ये 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडियन इको के मोस्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से ही बनते हैं, इनको ध्यान से देखो। हेलो क्लास 12, वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय गौरव डडेजा। आई होप आप सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। अब तक आपका सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम हुआ है, अभी सारे एग्जाम्स आपके बाकी हैं। इकोनॉमिक्स बाकी है, अकाउंट्स बाकी है, बीएसटी बाकी है, मैथ्स बाकी है। तो आई होप आप सारे सब्जेक्ट्स इस टाइम पर पढ़ रहे होंगे। इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे होंगे, अकाउंट्स भी पढ़ रहे होंगे, बीएसटी भी पढ़ रहे होंगे। मैथ्स का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद आपका एग्जाम इकोनॉमिक्स का है। तो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में मैक्रो के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट थे, आप देखना एग्जाम में आपको मिलेंगे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडियन इको के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसमें 30 में 40 क्यों? इंडियन इको थोड़ी सी वास्ट है, कुछ भी आ जाता है। फिर भी पूरा दिमाग लगाने के बाद, पूरा दिल लगाने के बाद मैंने ये आपके लिए पीपीटी बनाई जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही नहीं बताए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे बनेगा और आपको आंसर क्या लिखना है। मैं सिर्फ इस क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अनाउंस करके वीडियो क्लोज नहीं कर दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या लिखा जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट एक बात बता दूं, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, ये आपके लिए बहुत भला हो जाएगा। आप देख लोगे तो, सच बता रहा हूं, अपने फ्रेंड्स का भला भी करना। ये 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडियन इको के मोस्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से ही बनते हैं, इनको ध्यान से देखो बच्चों। मैं जो समझाने वाला हूं आपको और आंसर क्या बनेगा वो देखो। प्रेजेंटेशन बताऊंगा कैसे लिखनी है, ये आपके लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर टीचर आपको जो बोल रहे हैं आप विश्वास करके, आंखें बंद करके सब कुछ कर लो, क्योंकि इससे ही आपका काम होगा और बहुत बढ़िया काम होगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अब शुरू करते हैं इंडियन इको के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एंड विद आंसर्स, विद सॉल्यूशंस की क्या लिखना है, विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन इको के इनडायरेक्ट टॉपिक्स में सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास आता है कि चैप्टर नंबर 1 में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। चैप्टर 1 इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि मेरी इंडियन इको एक बार वापस से रिवाइज हो गई है। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखो बस। चैप्टर नंबर 1 में जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है वो है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ब्रिटिश रूल के टाइम पर उन्होंने कौन सी पॉलिसी बनाई थी? क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है कि ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई ब्रिटिश रूल ने जिससे इंडिया की वेल्थ ड्रेन हो गई या इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे। तो ऑब्वियस उस पॉलिसी का नाम क्या था? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। पहले क्या होता था, आपको ऐसे क्वेश्चन देते थे, अब क्या होता है, आंसर देते हैं, क्वेश्चन आपको सोचना पड़ता है कि क्या बनेगा। ऐसा फॉर्मेट हो गया अब इकोनॉमिक्स में। सब कॉन्सेप्ट ऐसे हो गए, सब सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल हो गए हैं। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी? टैरिफ फ्री इंपोर्ट of finished goods from Britain to India and tariff free export of raw materials from India to Britain और हैंडीक्राफ्ट पे हैवी टैक्सेस। इसकी वजह से हमारी कंट्री में क्या हो गई थी? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या डी के ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, और ब्रिटेन में क्या हो गई थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऐसे आपको आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे सर इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट नहीं लिखा इसमें आपने। मैं कह रहा हूं कि कुछ भी आ सकता है, पर मुझे जो लग रहा है ये सच में इंपॉर्टेंट है, मैंने वो निचोड़ के बिल्कुल वो क्वेश्चन यहां पे डाले, क्रीम क्वेश्चंस। तो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करें। आपको सब कुछ करना है, आपको पूरा चैप्टर करना है, कुछ छोड़ने के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बहुत अच्छे से आपको करना है बच्चों। ये मैं आपको, चाहे आप स्ट्रिक्टली सुन लो, चाहे आप रिक्वेस्ट समझ लो, चाहे आप कैसे भी समझ लो, ये करना ही करना है आपको, बस मुझे नहीं पता। दूसरा है फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में फॉरेन ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन क्या हो गई थी। अब याद करो क्या हो गई थी। हमारे जो हम इंडिया जो था ना, पहले इंपोर्टर था रॉ मटेरियल का, एक्सपोर्टर था फिनिश गुड्स का, लेकिन आफ्टर ब्रिटिश रूल उल्टा हो गया। इंडिया एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का, इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। कितनी गलत बात है। इससे हमारे रिजर्व्स खत्म होते जा रहे हैं, हमारी वेल्थ जो ड्रेन होती जा रही थी। इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ब्रिटिश रूल के कोई पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स थे? ऑब्वियस यस थे।
उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, पोर्ट्स, रेलवे, रोड्स, ये सब नेटवर्क तैयार किया। उसके अलावा सब्सिस्टेंस से कमर्शियल आउटलुक दी फार्मर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो लेके आए, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज उन्होंने लॉन्च किया, तो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी थी। तो बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो कि हाँ, ब्रिटिश से पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, साइड इफेक्ट्स। ये आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक बार देख लेना, ये फर्स्ट चैप्टर में से मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करना। इस पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। और इससे पहले जो मैक्रो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो नहीं देखे हैं तो देख लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस अब डालने वाला हूं, और मैं लाइव भी लेने वाला हूं बोर्ड क्लास तक, आपके बोर्ड एग्जाम तक, इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 में देखो, चैप्टर 2 इज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। मैं टीआर जैन के हिसाब से चल रहा हूं चैप्टर वाइज। इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत छोटा सा चैप्टर है टीआर जैन के अंदर। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, हमने प्लानिंग शुरू की। 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन को सेट किया, 51 में हमने पहला प्लान बनाया था, आपको याद होगा। 51 में जब पहला प्लान बना तो हमने कुछ ऑब्जेक्टिव रखे। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स थे सेल्फ सफिशिएंसी, जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, यही तो मेन बताने वाला हूं क्लास में मैं आपको। एक क्वेश्चन बताऊं, सेल्फ सफिशिएंसी पे क्वेश्चन क्या बनेगा, सुनना ध्यान से, कि आत्मनिर्भर भारत एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग था। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो? ऑब्वियस, आत्मनिर्भर हिंदी में दे दिया, अरे ऑब्जेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी है, बात तो एक ही है। आत्मनिर्भर, अपने पर डिपेंड होना, सेल्फ सफिशिएंसी भी तो यही था। तो ऐसे घुमा दिया जाएगा आपको, पर घूमना नहीं है आपको, है ना। तो घूमने का नहीं। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, फूड के मामले में, फूड ग्रेन्स के मामले में हम किसी कंट्री पे डिपेंड ना रहे, हम खुद बनाए। सेल्फ रिलायंस क्या होता है कि ग्रांट्स, फाइनेंशियल एड्स जो मिलते हैं, पैसा मिलता है, उस पे किसी से कंट्री से हम ना लें, हम खुद पे डिपेंड रहे, हम सब होना चाहिए। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव थे, इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। जो यूएस से पाकिस्तान इंडिया वाला एग्जांपल इसमें लिखा वो भी लिख सकते हो आप। उसके बाद इक्विटी या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी इंडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में रिच और पुअर का गैप कम करना है, तो प्लानिंग पीरियड पे कैसे कम किया गया? ऑब्वियस, इक्विटी ऑब्जेक्टिव रखा गया, ऐसे कम किया गया, रिच पे हेवी टैक्सेस, पुअर को सब्सिडीज दी गई, एक्सपेंडिचर किया गया उनके ऊपर। जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बट सेल्फ सफिशिएंसी, इक्विटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडर्नाइजेशन इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ? एक क्वेश्चन बताता हूं, आप बताना, मॉडर्नाइजेशन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, क्या ये एम्प्लॉयमेंट से कॉन्ट्राडिक्शन करता है, या फिर मैंने क्वेश्चन पहले ही बताया था, कॉन्ट्राडिक्टरी है या कॉम्प्लीमेंट्री है? मॉडर्नाइजेशन होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? ये डेफिनेटली, और ये आपकी बुक के बॉक्स में लिखा है कहीं पर, अगर मॉडर्नाइजेशन होगी दोनों बातें हो सकती हैं। मॉडर्नाइजेशन होगी, मशीन आएंगे तो लेबर का काम कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होएगा, कंट्री की जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो सकती है। दोनों आंसर है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आपको अभी 2 चैप्टर में कुछ दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट है इस पीपीटी के अंदर कुछ, इस क्लास के अंदर कुछ? अगर लग रहा है तो बने रहना वीडियो में, ओके। और ये फास्ट फास्ट करके मत देखा करो, 15 20 25 मिनट की वीडियो है मैक्सिमम, ध्यान से देखो, बहुत काम आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में 25 मिनट, है ना। और वीडियो को लाइक करना अगर समझ में आ रही है अच्छे से तो। उसके बाद अब चैप्टर नंबर 3 पे मैं आता हूं दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 का जो आपका नाम है वो इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको बता दूं कि इंडियन इको में ये अब 1 2 के बाद तीसरा चैप्टर, ये पहला चैप्टर लगा लो जो बहुत ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के बनेंगे। इस चैप्टर में 3 पॉलिसी थी। एग्रीकल्चर की पॉलिसी थी पहली, लैंड रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। दूसरी आपकी थी आईपीआर 1956, जो बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। उसके बाद आपका इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं पर टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ग्रीन रेवोल्यूशन आपके हिसाब से टोटली सक्सेसफुल था? हम बोलेंगे नहीं, लिमिटेशन भी थी। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। रेवोल्यूशन तो आया, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत जगह सबको बेनिफिट हो गया। रिच फार्मर्स को बेनिफिट हुआ, स्मॉल फार्मर्स रह गए। इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट नहीं हुआ, रिच को बेनिफिट हुआ, तो गवर्नमेंट ने स्मॉल फार्मर्स के लिए क्या किया? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सेकंड फेज याद है आपको? 70 से 80 गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी थी, सस्ते में लोन दिया था, वो आप बताओगे। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आपने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन किसी चैनल के ऊपर? तो देखो, आपको दिया जा रहा है कुछ, इसका कुछ मकसद समझो कि क्या है ना।
तो मेरी भी हेल्प करो, आप भी मोटिवेटेड फील करो, आपको मिल रहा है सब कुछ। अब है नेक्स्ट कि व्हाट आर द फैक्टर्स नेसेसिएटिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ग्रोथ। गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा जरूरी क्यों था डेवलपमेंट में, इसके 4-5 पॉइंट है। प्राइवेट सेक्टर, इंडिपेंडेंस के टाइम की बात हो रही है, प्लानिंग पीरियड की, सोचो प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं, एक दो थे बस, वो क्या ही कर लेते। लैक ऑफ विलिंगनेस है, मार्केट है ही नहीं, प्रॉफिट उनको होगा नहीं, वो नहीं आएंगे आगे। प्राइवेट सेक्टर के बारे में और लिख सकते हो, कैपिटल नहीं है क्योंकि एक दो ही है, इंटरेस्ट नहीं है उनको क्योंकि मार्केट नहीं है, ग्रोथ चाहिए कंट्री को, वो भी जस्टिस के साथ, प्राइवेट तो कर ही नहीं पाएगा। तो सारे पॉइंट में क्या रीजन निकल रहा है, पब्लिक को ही आना था, है ना। तो ये सारी बातें आप लिखोगे, ये आपका टॉपिक है बुक के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईपीआर डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही आएगा, ये वर्ड दिख जाए समझ जाना, एक्सप्लेन करना है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, कैटेगराइज किया गया इंडस्ट्रीज को, लाइसेंस सिस्टम शुरू हुआ, और आपका सब्सिडीज दी गई, है ना, कंसेशन दी गई बैकवर्ड में सेटअप करने के लिए। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, भूल कर भी मत छोड़ना, 3-4 बार पढ़ना, क्वेश्चन बनेगा। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या होती है कि दूसरी कंट्री से इंपोर्ट ना करके खुद बनाओ। इस पे आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि हाउ गवर्नमेंट प्रमोटेड डोमेस्टिक प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज वाया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। तो उसमें क्या किया था इस स्ट्रेटेजी में गवर्नमेंट ने, इंपोर्ट पे टैरिफ, ड्यूटीज और कोटाज सेट कर दिए थे ताकि बाहर की फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में ना आए और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन मिले और हमारी फॉरेन एक्सचेंज सेव हो। इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा जो मैंने बताया अभी आपको, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन आपने कर लिए इंडियन इको में, आप 40 में से 40 स्कोर कर सकते हो डेफिनेटली। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बातें बता रहा हूँ, इसको घोल के पी जाना इन क्वेश्चंस को, अपने दोस्तों को भी देना, मदद करना। इस टाइम मदद करोगे आपकी मदद भी होगी, है ना, कर भला तो हो भला, ये ध्यान रखना बात। ये नहीं कि मैं नहीं दे रहा, मैं अपने मार्क्स लेके आऊंगा, कोई बात नहीं यार, करो आप। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी जिसे आप बोलते हैं, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये चैप्टर में इतना सारा कंटेंट है कि मैं क्या ही इंपॉर्टेंट बताऊं, फिर भी थोड़ा सा निकाल के मेरे को लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ डाल दिया है। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसेंस सिस्टम यहाँ खत्म हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल रिफॉर्म में पूछेंगे कि आरबीआई को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया, फिर क्या क्या उसका सॉल्यूशन हुआ, क्या बेनिफिट्स हुए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यार, रिफॉर्म्स में ये बताएंगे आप। बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत इजी हो गया था, इंटरेस्ट रेट डिमांड सप्लाई पे हो गए थे, आप बताओगे उससे बेनिफिट हुआ, एफडीआई भी हुई, प्राइवेट बैंक्स भी आ गए। फिर टैक्स रिफॉर्म बताओगे, इस पर इंडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। टैक्स रिफॉर्म आने के बाद भी टैक्स एवेजन, बहुत लोगों ने टैक्स बहुत अवॉइड किए, क्यों, क्योंकि पहले बहुत हाई टैक्स रेट स्ट्रक्चर था, 98.75% टैक्सेस, कोई भरता नहीं था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, 30-40% पे आ गई। अब क्या है कि टैक्स तो कम हो गया परसेंटेज पर, रेवेन्यू कम होगी, बात तो बराबर होगी, क्या फायदा हुआ टैक्स रिफॉर्म्स का। हाँ थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ, बस वो बता देंगे आप टैक्स रिफॉर्म होते क्या, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। प्राइवेटाइजेशन के लॉस और गेन्स भूल के भी मत छोड़ना, प्राइवेटाइजेशन के फायदे क्या हुए और नुकसान क्या हुए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा ग्लोबलाइजेशन, इस पे मेरे को क्वेश्चन याद आ गया कि इस पे 2 क्वेश्चन बनेंगे कि ग्लोबलाइजेशन कैसे की गई, उसे बोलते हैं मेजर्स। फिर पूछेंगे ग्लोबलाइजेशन होने के बाद इंडिया में इफेक्ट क्या हुआ उसका, दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं इफेक्ट पूछता हूं, बच्चे मेजर लिख देते हैं, मैं मेजर पूछता हूं, बच्चे इफेक्ट लिख देते हैं या तब भी मेजर लिखते हैं। अरे यार मतलब मेजर ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन समझो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट और उसको कैसे किया गया, अलग अलग बातें। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, एफडीआई लिमिट्स बढ़ाई थी, कन्वर्टेबिलिटी अलाउड कर दी थी, टैरिफ कम कर दिए थे, कोटास कम कर दिए थे, ये सब बातें याद है आपको। लेकिन इफेक्ट क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए, फॉरेन एक्सचेंज आई, ये इसके इफेक्ट है। अलग अलग टॉपिक्स है, बहुत ध्यान से करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एलपीजी पॉलिसी के गुड बैड इफेक्ट्स तो आप जानते हो, हमेशा एग्जाम में आए और क्वेश्चन कैसे भी बन जाता है। क्रिटिकली इवेल्युएट एलपीजी पॉलिसी 1991, पहले गुड इफेक्ट्स फिर बैड इफेक्ट्स। एलपीजी पॉलिसी मोस्ट सक्सेसफुल तो नहीं रही, बट हाँ उसके इफेक्ट्स थे। लिमिटेशंस क्या थी, एग्रीकल्चर निगलेक्ट हो गया था, इस पे क्वेश्चन अगर बन गया 90% बच्चे छोड़ के आते हैं। पहली डीमेरिट है एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट हुआ, क्वेश्चन उस पे बन जाता है 3 नंबर का, आप सोच भी नहीं सकते कि एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट हुआ तो उसके रीजंस क्या थे। उसके 3 रीजन थे, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, है ना, ये लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी बातें आप लिखोगे। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन उसके अंदर से बन गया। कई बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कमेंट करके, सर आउटसोर्सिंग इंपॉर्टेंट है। बेटा आउटसोर्सिंग पे क्वेश्चन बहुत बार हॉट्स में, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछा गया। डब्ल्यूटीओ बेसिक से आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। आउटसोर्सिंग क्या होता है, जब कोई
एक पार्टी थर्ड पार्टी को अपना काम देती है करने के लिए सर्विसेज कि आप मेरी कर दो, आपको पैसे दे देंगे हम, क्योंकि सस्ती पड़ रही है हमें वहां से, उसे आउटसोर्सिंग बोलते हैं। अब डेवलप कंट्री अपना सारा काम किसको देती है? डेवलपिंग कंट्री को देती है, हमें देती है, इंडिया को देती है। इंडिया को ही क्यों देती है, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि इंडिया में चीप लेबर फोर्स है, सस्ते में काम करती है, हब है इंडिया। क्योंकि यहाँ आईटी रेवोल्यूशन आया था एक टाइम पे 991 में, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ इंप्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है, उससे फायदा हो जाता है। तो ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ की, ये उनको फायदा होता है कि इसको काम दो, है ना। जो काम वहाँ 2 लाख में होता है 20,000 में कर देते हैं इंडिया वाले लोग। तो ये चीजें, एम्प्लॉयमेंट चाहिए क्योंकि हमें, आउटसोर्सिंग, ये रीजन है इसके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोलो आ रहा है समझ आपको अच्छे से? कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, मोटिवेट फील कर रहे हो? ये कर लो, सफल हो जाओगे। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, इस पे क्वेश्चन बनता है कि डोमेस्टिक प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? टैरिफ और नॉन टैरिफ का सहारा लिया। टैरिफ क्या है? टैक्सेस, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया इंपोर्ट्स पे, ताकि लोग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फायदा हो, प्रोटेक्ट हो जाए वो। और नॉन टैरिफ में आता है कोटास, क्वांटिटी सेट कर दी कि इससे ऊपर इंपोर्ट नहीं कर सकते इंडिया वाले, ताकि बाहर के गुड्स आएंगी ना, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स प्रोटेक्ट हो जाएं। दैट सिंपल, ये बॉक्स में दिया हुआ है टीआर जैन के अंदर, आराम से करना अच्छे से इसको। ये था आपका चैप्टर 4 एनईपी, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहां से निकाली है। एक बार नवरत्नास को, मिनी रत्नास को रीड ले लेना ध्यान से। अब चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देख लो, ये चैप्टर जो है, इसके अंदर से ना मैं आपको बता सकता हूं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से फुल, कि रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे 90% क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में। ह्यूमन, इसका इंडायरेक्ट क्वेश्चन सुन लो पहले, लिखा है मैंने, हाउ स्किल्ड वर्कर कैन जनरेट मोर इनकम देन अनस्किल्ड वर्कर। इसमें क्या लिखोगे? इसमें इंपॉर्टेंस लिखी जाएंगी कि स्किल्ड वर्कर ज्यादा इनकम जनरेट कैसे कर सकता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस आएंगी। आप सिर्फ 2 लाइन लिख के मत बैठ जाना कि उसकी स्किल ज्यादा है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो ज्यादा कमाता है, दैट्स इट। आपको ये लिखना है 4-5 पॉइंट्स, तो इंपॉर्टेंस पूरी लिखनी है। बच्चों को समझ नहीं आता कि आंसर कितना लिखना है, क्या लिखना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप सबको पता है, डायरेक्ट टॉपिक है ये। ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम थी ना, और एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो ढंग से करना उसको। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का डिफरेंस बहुत बच्चों को नहीं आता। ह्यूमन डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, इस पे मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई हुई है, आप देखना। ह्यूमन कैपिटल एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन कैपिटल एक मीन है, ह्यूमन डेवलपमेंट उसका रिजल्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है, उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड होता है। ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, कहने का मतलब ये है। क्या एजुकेशन आज भी चैलेंजिंग है? ऑब्वियस यस। तो क्यों चैलेंजिंग है, उसके पॉइंट्स हैं बुक में। लैक ऑफ वोकेशनलाइजेशन, नॉट डिग्री ओरिएंटेड, ओनली जॉब ओरिएंटेड, है ना, ये सारी चीजें। उसके अलावा कि गवर्नमेंट को क्यों नीड है इसमें इंटरवेंशन करने की? एजुकेशन महंगी है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं बुक में। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बहुत ध्यान से कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बता रहा, ये भी बता रहा हूं कि कैसे लिखना है और कहां से लिखना है। ध्यान से देख लो वीडियो को बहुत अच्छे से। रूरल डेवलपमेंट पे आ गया हूं। रूरल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूरल बैंकिंग का क्रिटिकल इवेल्युएशन। जब भी किसी चीज को क्रिटिकल इवेल्युएट किया जाता है तो सिर्फ बैड इफेक्ट नहीं बताए जाते, पहले थोड़े से पॉजिटिव कि बैंकिंग में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, फिर ड्रॉबैक्स। अब क्या ड्रॉबैक थे बैंकिंग के, याद दिलाऊं 3 पॉइंट्स। एक तो सबसे पहला, इंटरेस्ट रेट चलो लो हो गया, लेकिन कोलेट्रल बहुत हाई है, गिरवी रखना पड़ता है, पुअर गांव के लोग नहीं रखवा सकते इतना कोलेट्रल। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है ना। तीसरा, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, सरकार जो थी वो अपने इलेक्शन वोट के चक्कर में बैड डेट्स जो नहीं आ रहे थे उसको माफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिए लोन्स, तो बैंक को बहुत लॉस हुआ। और बैंकिंग सेविंग की हैबिट नहीं बढ़ा पाए लोगों के अंदर, तो बैंक में डिपॉजिट्स ही नहीं आए, डिपॉजिट्स नहीं आए तो लोन्स कहां से देंगे, ऐसे कुछ डेफिशिएंसी दे रखी है, आपको ध्यान से कर लेना। उसके अलावा रूरल क्रेडिट को फार्मर्स की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है? 2 पॉइंट है। पहला, वो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी है, उनको क्रेडिट चाहिए। दूसरा, जब फसल बोते हैं सोइंग, और जब काटते हैं हार्वेस्टिंग, उसमें गैप बहुत ज्यादा होता है 6-6 महीने का, उसके बीच के लिए उनको पैसा चाहिए, इसलिए लाइफ लाइन है, सिंपल। अच्छा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की प्रॉब्लम बताना। वेटेज इम्प्रॉपर नहीं था, ग्रेडिंग पैकेजिंग प्रॉपर नहीं था, वेयर हाउसिंग नहीं थी, प्राइस सही नहीं मिल पाता था, लैक ऑफ अवेयरनेस थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्केट सेटअप करी, वेयर हाउसिंग दी, ट्रांसपोर्टेशन दी, और मार्केट सेटअप, आउटसाइड मार्केट सेटअप करके ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट लेके आई। ये सारे सॉल्यूशन है प्रॉब्लम के मार्केटिंग के, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आ गया इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। फार्मर्स अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए दो काम करते हैं, या तो सिंगल क्रॉप से मल्टी क्रॉप सिस्टम पे जाते हैं, इसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, या तो क्रॉप के अलावा अदर एक्टिविटीज करते हैं, उसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अदर अलाइड एक्टिविटीज, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जिसमें फिशरीज था, है ना, और हॉर्टिकल्चर था, लाइफ स्टॉक फार्मिंग था, वो सारे बताना। उसके बाद इंडियन फार्मर्स को, और ये क्वेश्चन तो बच्चों का बहुत गलत हुआ है, मैंने टेस्ट में दिया कई बार, कि इंडियन फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है। एडवांटेज सबको पता है, हेल्दी फूड, न्यूट्रिशनल फूड, सस्ता है, ये है वो है, प्रॉब्लम बताओ फार्मर को क्या फेस करनी पड़ती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसका आंसर ढूंढ के किताब से निकाल के मेरे को कमेंट करके बताना कुछ पॉइंट्स की क्या है, मैं आपको बता दूं। चलो मैं बता देता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रॉब्लम्स क्या है। कि फार्मर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, एक तो ये है कि वो उसके प्राइस थोड़े हाई रखने पड़ते हैं, फिर बिकती कम है। अब सीड्स तो नॉर्मल है, प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम आती है, केमिकल फार्मिंग वाली तो है नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी कम आएगी, थोड़ा सा है। तो ये चीजें आप बताओ, ऑर्गेनिक फूड्स अभी अवेयरनेस लोगों को धीरे धीरे होने लगी, केमिकल वाला सामान आ रहा है, अभी अवेयरनेस पूरी नहीं है, तो मार्केट ढूंढनी पड़ती है इसके लिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ध्यान से करना, प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी है फार्मर्स को। उसके बाद नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत खुल के बता रहा हूं आपको। एम्प्लॉयमेंट में से और इंडिया चाइना पाकिस्तान में से केस स्टडीज आएंगी, 4 मार्क्स की या 6 मार्क्स की। एम्प्लॉयमेंट में सारी केस स्टडी करनी है आपको, सारी की सारी, 3 4 5 केस स्टडी है, सारी केस स्टडी कर लेना। केस स्टडी कैसे करते हैं स्पेशल वीडियो आने वाली है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर सप्लाई नंबर ऑफ आवर्स में होती है, लेबर फोर्स नंबर ऑफ पीपल में होती है। नंबर ऑफ आवर्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट चेंजिंग द लेबर फोर्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन क्यों बढ़ रही है, इसके रीजंस, 3 मार्क का क्वेश्चन है, ढूंढ के आंसर कहीं से भी लर्न कर लो। इनफॉर्मलाइजेशन कैसे प्रमोट करती है कैजुअलाइजेशन को। इनफॉर्मल सेक्टर आया कब से, जब से एनईपी पॉलिसी 91 पॉलिसी है, तब से प्राइवेट सेक्टर बढ़ गया। जैसे ही प्राइवेट बढ़ा तो इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ा, क्योंकि पीएसयू फॉर्मल होता है वो कम हो गया। इनफॉर्मल बढ़ते ही ऑब्वियस कैजुअल लेबर का नंबर बढ़ता चला गया। इसको डिटेल में करना 3 मार्क्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और केस स्टडीज फिर से बोल रहा हूं, इस चैप्टर की बिल्कुल मत छोड़ना, केस स्टडी की स्पेशल वीडियो आएगी, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिल्कुल टच में रहो। उसके बाद एनवायरमेंट चैप्टर कितना आसान चैप्टर है, बट इस आसान चैप्टर को हल्के में ना लें, कई बच्चे इसको हल्के में लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजीज आ जाएंगी, बहुत आसान है, लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, पर एक थोड़े से क्वेश्चन ऐसे भी अटक जाता है बच्चा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे क्वेश्चन आता है, कैसे अवॉइडेबल है, कैसे अनअवॉइडेबल है, और ये हाई क्यों होने वाली है। आज आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो, एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा। जो कल भरपाई करने पे हम लोग आएंगे ना, तो खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है हमारी हेल्थ पे, डिसीज पे, हमारी कंट्री पे सुधारने में उसको। तो इसलिए कहते हैं कॉस्ट आने वाले समय में बहुत हाई होगी, एनवायरमेंट को जो आप यूज कर रहे हो उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर जो मैंने बताया नहीं समझ में आया, दोबारा प्रीवियस करो और देखो। उसके बाद इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से, इमेज बेस्ड, उस पे भी आफ्टर 2 डेज स्पेशल वीडियो आने वाली है मेरे पास। 20 से 25 इमेज बेस्ड क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सबको समझाऊंगा, इस इमेज का मतलब क्या और आंसर क्या लिखा जाएगा, टच में रहना। सप्लाई डिमांड रिवर्सल क्या होता है। एक टाइम था, रिसोर्सेज की बात हो रही है, एक टाइम था पॉपुलेशन थी नहीं, रिसोर्स बहुत अबाउंडेंस में थे, ट्रीज थे, प्लांट्स थे, ग्रीनरी थी, खुला खुला आसमान था, सब कुछ था। आज पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, सब जगह कंजस्टेड कंजस्टेड, पॉल्यूशन, पेड़ कट गए हैं, ग्रीनरी है नहीं, तो रिवर्सल ही तो हुआ। रिसोर्स की सप्लाई थी बहुत ज्यादा और डिमांड नहीं थी, आज रिसोर्स बचे नहीं है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, रिवर्सल उल्टा हो गया। ये एक्सप्लेन करना है बॉक्स में टीआर जेन के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट चैप्टर जिसको बोलते हैं इंडियन इको की जान, क्योंकि ये है 8 मार्क का चैप्टर अकेला। तो इसके अंदर से क्या आता है, चाइना, चाइना एंड चाइना, वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना की स्ट्रेटेजी सारी याद कर लेना, इंडिया की क्यों नहीं पूछते। इंडिया की जो स्ट्रेटेजीज थी वो सारी आपको 9 चैप्टर में समझाई गई, पिछले 8 चैप्टर में वही सारी वापस डाली हुई है, तो क्यों पूछेंगे, जो नया है वो पूछेंगे। तो चाइना और पाकिस्तान को ध्यान से करो, चाइना की स्ट्रेटेजीज क्या थी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बनेगा, देखो व्हाट आर द मेजर्स, व्हाट आर द मेजर पॉलिसीज, मैंने मेजर लिख दिया, इसमें मेजर आएगा, बड़ी पॉलिसी, MAJOR, व्हाट आर द मेजर पॉलिसीज अडॉप्टेड टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चाइना।
तो उसका आंसर क्या आएगा? जीएलएफ बताना है पूरा, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था। जीएलएफ क्या था पता ही है आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए? कब शुरू हुआ? 1958 में, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन जो माओ जेडोंग लेके आए थे। और एसईजी सेटअप हुए, सब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हुआ, एफडीए प्रमोट करने के लिए हुआ, कंट्री में इंडस्ट्रीज लाने के लिए हुआ। ये पूरे आंसर लिखोगे, ये 3 आंसर लिखा है मैंने साथ में, ये डिटेल में एक्सप्लेन करोगे इसको। कम्यून सिस्टम क्या था चाइना के अंदर, एक्सप्लेन करने को आ सकता है 3 मार्क्स में। उसके अलावा वन चाइल्ड पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके इफेक्ट्स, वन चाइल्ड पॉलिसी बंद कब हुई, 2 चाइल्ड पॉलिसी शुरू कब हुई, ढंग से पढ़ लेना। और इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया, सॉरी पाकिस्तान में वापस से पॉवर्टी इमर्ज होने के रीजंस क्या है ना? करप्शन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और वॉर चलता रहता है, टेररिज्म है, ये सब बातें बताओगे। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की तरह इस चैप्टर में भी आपके एग्जाम में केस स्टडी आपको यहां से मिलेगी। इसमें 3-4 केस स्टडियां सुन लो, जीडीपी कॉम्पोजिशन पे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे केस स्टडीज हैं। भूल के भी छोड़ना मत। 6 नंबर, देखो 8 नंबर का चैप्टर है, क्यों नहीं आ सकती केस स्टडीज? वेरी इंपॉर्टेंट, आएंगी आएंगी। इंप्लॉयमेंट में से, इस चैप्टर में से केस स्टडीज आनी है। मैं कह रहा हूं जितने मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं आज, जितने मैंने आपको बताए हैं कि ये सारी चीजें सच में इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से कर लेना बेटा, बहुत अच्छे से। फायदे में रहोगे। हवा में क्वेश्चन नहीं बताएं। इस टाइम टीचर के दिमाग बहुत तेज चलते हैं, आपसे भी ज्यादा, क्या एग्जाम में आएगा आपको बताया जा रहा है, आप ले लो। कोई कोई पैसे चार्ज नहीं किए जा रहे, फ्री में ज्ञान मिल रहा है, ढंग से लो। फ्री की चीज को वैल्यू नहीं समझता कोई, लेकिन आप समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनका फायदा करो, आप खुद भी अच्छे से पढ़ो। तो ये थे इंडियन इको के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन विद आंसर्स। मैक्रो की वीडियो बनाई हुई है, देख लेना। चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और कमेंट करो, मेरे को मोटिवेशन फील होगी थोड़ी सी, और मैं और वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक